हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। दिलो जान लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 7। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पूरे वीडियो में बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आ रहा होगा और आएगा। और आपको कैसा लगेगा अंत में वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो और आप अगर बनता है, आपको लग रहा है कि लाइक करना चाहिए इस वीडियो को, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अपने उन दोस्तों के पास यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा जो कि इस साल 2027 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 7वां चैप्टर इतिहास का शुरू करते हैं, व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, व्यापार और भूमंडलीकरण। इस वीडियो में हम जो है कि आपको जो है कि लगातार पिछले वीडियो में भी जो है कि पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज भी मैं उसी तरीके से पॉइंट बना कर लाया हूँ और इसे हम आपके सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टार मैंने लिखा है, विश्व बाजार के रूप में पहला नगर अलेक्जेंड्रिया उभर कर सामने आया था। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ऐसा शहर था पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, जो कि बाजार के रूप में उभर कर सामने आया था। तो वो था अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, विश्व बाजार के रूप में पहला शहर अलेक्जेंड्रिया उभर कर हमारे सामने आया था। ठीक है, आगे है अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर स्थित था। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर स्थित था? तो अलेक्जेंड्रिया जो एक शहर था वो लाल सागर के मुहाने पर स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर स्थित था? लाल सागर के मुहाने पर स्थित था। आगे लिखा है मैंने, प्राचीन काल में रेशम मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में किस मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग द्वारा। याद रखिएगा, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि रेशम मार्ग द्वारा। ठीक है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, आगे सिकंदर यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का, जो कि विश्व जीतने के लिए निकला था, पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला था। कहाँ का था ये? यूनान का था। ठीक है, आगे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। सही बात है कि आधुनिक समय में सबसे बड़ा क्रांति अर्थव्यवस्था के रूप में जो आया था, तो वो सबसे बड़ा क्रांति औद्योगिक क्रांति मतलब होता है क्या? बदलाव, यानी इनकलाब। इनकलाब मतलब बदलाव यानी चेंज को आप क्रांति बोल सकते हैं, ना कि क्रांति मतलब लड़ाई। क्रांति मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा से नहीं है। क्रांति मतलब होता है बदलाव आना, चेंज होना। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति मतलब नया नया उद्योगों की स्थापना की जाए, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, तो उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, आगे ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन में भेजते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में चीन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग भारत में जो अफीम का उत्पादन करते थे, उसे बेचते थे किस देश में? चीन में। ठीक है, चीन में। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी निम्न में से किस देश में अफीम का व्यापार करते थे? तो चीन में। ठीक है, आगे गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर कहाँ से भेजे जाते थे? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजा जाता था। ठीक है, आगे है दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्डलिफ थे। ठीक है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। ठीक है, आगे है आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को झेलना ही पड़ा था। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसे झेलना पड़ा था? अमेरिका को ही झेलना पड़ा था। ठीक है, आगे है रूस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिस पर आर्थिक मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था? तो रूस ही एक ऐसा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, रूस पर आर्थिक मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में अमेरिका के हैम्पाशायर में हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। कहाँ पर हुआ? अमेरिका के हैम्पाशायर जगह पर। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में अमेरिका के हैम्पाशायर में हुआ है। ठीक है, आगे है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी। ये शायद मैंने पिछले भी चैप्टर में बताया होगा आप लोगों को कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। आगे बंधुआ मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। देखिए, बंधुआ मजदूर मतलब ये होता था कि मतलब
मज़दूर यहाँ पर भारत के अक्सर पश्चिमी क्षेत्रों से, जहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से, जहाँ पर और कुछ कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से भी जो है कि मज़दूरों को दूसरे देश में ले जाया जाता था, यहाँ से बंधुआ मतलब फिक्स करके कि तुमको इतना ही मज़दूरी मिलेगी, और उसे वहाँ पर जो है कि अंधाधुंध बहुत जबरन तरीके से ज़बरदस्ती ज़्यादा खटाया जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, और उस ज़्यादा काम के बदले उसे कम ही रुपया दिया जाता था, इसीलिए उसे बंधुआ मज़दूर और गिरमिटिया मज़दूर भी कहा जाता था। ठीक है, बंधुआ मज़दूर को गिरमिटिया मज़दूर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आया था। ठीक है, हमको तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसका अगला पेज बढ़ रहे हैं। यहाँ है बच्चों, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा था। भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? किसानों पर। याद रखिएगा, भारत में जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें सबसे बुरा प्रभाव मतलब सबसे खतरनाक, सबसे गलत प्रभाव किस पर पड़ा? किसानों पर पड़ा था। ठीक है, अमेरिकी मुद्रा डॉलर है। आप सबको पता है कि अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर है, और भारत की मुद्रा रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है। ठीक है, आगे है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीति यानी नई आर्थिक नीति को लागू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? FD रूजवेल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऐसे उसका पूरा नाम था। अमेरिका के राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक यानी नई आर्थिक नीति को लागू किया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अमेरिका के कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने नई डील यानी न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति को लागू किया था? तो FD रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी व्यवस्था या कौन सी शासन व्यवस्था का उदय हुआ था, आगाज़ हुआ था? तो फासीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था का। ठीक है, फासीवादी नाजीवादी शासन का व्यवस्था का शुरू हुआ था कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है, किसके कारण? आर्थिक संकट के कारण। अगर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WTO से हर साल लगभग सवाल पूछा जाता है कि WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन या WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। आगे G8 समूह की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। G8 समूह की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। आगे भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग जॉन विलियमसन ने किया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो जॉन विलियमसन ने किया था। ठीक है, आगे भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1990 के दशक में। तो बच्चों, ये था चैप्टर 7 आपके इतिहास का, चैप्टर 7 सोशल साइंस क्लास 10 का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये चैप्टर 7 में जो है कि हम इतना ही पॉइंट बनाए थे और इतना ही काफ़ी है इस चैप्टर से। ठीक है, इतना ही पॉइंट से आपको जो है कि चैप्टर 7 से जो भी सवाल अगर पूछेगा एग्जामिनर आपके परीक्षा में, तो इन्हीं सब जितना पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया उसके बारे में जितना मैंने आपको बताया, इसी पॉइंट से आपका सारा सवाल आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जब पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको कैसा लगा? आपको इस बात को जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें ऐसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले। बच्चों, मैंने देखा, आपको तो पता होगा कि मैंने पिछले बार भी जो वीडियो बनाया था उसमें 4 और 5 और 5 और 6 ऐसे करके वीडियो, मतलब 2 चैप्टर का एक वीडियो में हम बनाकर आप लोगों तक भेजे हैं। तो उसी तरीके से ये भी चैप्टर छोटा था तो ये 8-9 मिनट का वीडियो बनता रहता है। इसी कारण से मैं जो है कि ये फैसला किया कि 7 और 8 चैप्टर का भी वीडियो एक ही वीडियो में बना दिया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए। और अब हम 8वां चैप्टर यानी चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं और इसको इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। और 8वां चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल साइंस का 8वां चैप्टर जो है इतिहास, हिस्ट्री, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे कई सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां चैप्टर, ठीक है। 8वां चैप्टर है परेश संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। परेश संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। परेश मतलब जैसे परेश यानी जैसे कि ये न कि कपड़ा में परे आयरन करने वाला परेश, वो परेश से संबंधित नहीं है। ये परेश जैसे कि पेपर छपना, जैसे कि अखबार छपना, जैसे कि किताबें बनना, ये सब परेश का काम है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया है, आप अच्छे तरीके से देखिएगा और नोट्स भी ज़रूर आप बनाइएगा, ठीक है। पहला मैंने लिखा है मुद्रण का इतिहास एशिया से शुरू होकर यूरोप से भारत में आया था। मुद्रण का इतिहास एशिया से शुरू होकर यूरोप से होते हुए कहाँ पर आया था? भारत में आया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मुद्रण का इतिहास कौन से महादेश से शुरू हुआ? एशिया से। एशिया से होते हुए कहाँ पर पहुँचा? यूरोप। यूरोप से होते हुए तब हमारे भारत में आया था, ठीक है। आगे आरंभिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में बनाई जाती थी। आरंभिक मतलब चीन में, मतलब शुरुआती में चीन देश में, आरंभिक मतलब शुरुआतों में जो देश में, चीन देश में जो किताबें बनाई जाती थी वो किस शैली में बनाई जाती थी? एकॉर्डियन शैली में। एकॉर्डियन शैली में, ठीक है, याद रखेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आरंभिक मतलब शुरुआती दौर में जब चीन में किताबें बनती थी वो किस शैली में बनती थी? तो एकॉर्डियन शैली में बनती थी, ठीक है। आगे यहाँ पर मैंने लिखा है 105 ईस्वी में टस पलाई लून जो कि चीन के थे, इन्होंने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाना शुरू किया था, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वे कौन से व्यक्ति थे जो कि कपास और मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाना शुरू किया था? तो वो थे टसपलाई लून। कहाँ के थे? चीन के, ठीक है। नाम भी लग रहा है आपको, टसपलाई लून, चीनी जैसा। तो 105 ईस्वी में टसपलाई लून ने चीनी के, जो कि चीन के लोग थे, उन्होंने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाना शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जापान में पहली किताब 868 ईस्वी में छपी, इसका नाम डायमंड सूत्र था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जापान में छपने वाली पहली किताब का नाम बताइए। डायमंड सूत्र। कब छपा? 868 ईस्वी में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए अब हम इसका अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं। मुद्रण की पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। मुद्रण मतलब छपाई, मुद्रण मतलब छपना, जैसे किताब छपाया जाता है, ठीक है, जैसे अखबार छपता है, तो उसी तरीके से मुद्रण। मुद्रण की पहली तकनीक मतलब मशीन कहाँ पर? चीन में, जापान में और कोरिया में विकसित हुई थी, ठीक है। आगे 1041 ईस्वी में, मतलब 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी का मुद्रा बनाया था। ये सवाल पूछा गया है कि मिट्टी का मुद्रा कहाँ, किस देश में बनना शुरू हुआ? चीन में। कब? 1841 में। किसने बनाया था? पी सेंग ने। पी शेंग है, ठीक है, याद रखिएगा। पी शेंग है जो कि चीनी व्यक्ति थे, मतलब जो कि चीन के लोग थे, उन्होंने पहली बार 1041 ईस्वी में मिट्टी का मुद्रा बनाया था। आगे छापाना खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 में किया था। आपको पता होगा कि पहली बार कौन सा किताब की छपाई की थी गुटेनबर्ग ने? तो बाइबिल की। बाइबिल किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से, ठीक है। तो छापा खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में किया था, और ये गुटेनबर्ग का जन्म वहीं जर्मनी में हुआ था, ठीक है, ये जर्मनी के ही थे। उन्होंने छापा खाना का आविष्कार किया था। कब? 1450 ईस्वी में। और उन्होंने उसी छापे खाने में बाइबिल की स्थापना की थी। बाइबिल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है एकदम, जैसे कि मुसलमानों का, जैसे कि इस्लाम धर्म का कुरान शरीफ है ना, उसी तरीके से उसी तरीके से ईसाई धर्म के लिए बाइबिल, ठीक है। आगे 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है बाइबिल ईसाई धर्म से संबंधित है, जो कि गुटेनबर्ग ने जर्मनी में लिखी थी, जो कि गुटेनबर्ग ने जर्मनी में छपाया था, ठीक है। तो बाइबिल की स्थापना किसने किया? गुटेनबर्ग ने। या बाइबिल को किसने छपाई किया? गुटेनबर्ग ने। बाइबिल किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। और बाइबिल की बाइबिल को कहाँ छापा गया, किस देश में छापा गया? जर्मनी में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, देखिए 1475 ईस्वी में कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया? कैक्सटन। मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया? कैक्सटन। कब? 1475 में। ये सवाल कई बार पूछा गया, कैक्सटन वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1475 ईस्वी में कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाया था। आगे मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम तोहफा है। महान तोहफा है। किसने? आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्न में से किस व्यक्ति ने कहा था कि मुद्रण मतलब छपाई करने वाला मशीन जो है वो ईश्वर की दी हुई महान तोहफा है? किसने कहा था?
महान देन है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि ईश्वर की दी हुई मतलब मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई एक महानतम तोहफा है। ठीक है, आगे धर्म सुधार का अग्रदूत मार्टिन लूथर को कहा जाता था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे, उसे धर्म सुधारक का अग्रदूत भी कहा जाता था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से किस व्यक्ति को धर्म सुधार का अग्रदूत भी कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम, आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे है बच्चों, देखिए, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में लाया गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया? तो पुर्तगाली लोग, मतलब पुर्तगाल से जो लोग धर्म का प्रचार करने आते थे हमारे भारत में, अक्सर खासकर ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले, तो वो 16वीं सदी में हमारे भारत में लाया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में किसने लाया? पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने, मिशनरियों ने। ठीक है, आगे कैथोलिक पादरियों ने 1579 ईस्वी में पहली तमिल पुस्तक छापी थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कैथोलिक पादरियों ने सबसे पहले 1579 ईस्वी में किस भाषा में अपनी पुस्तक छापी थी? तो तमिल भाषा में। ठीक है, तमिल भाषा में, याद रखिएगा। आगे बंगाल गजट समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने दो बार यहाँ 1780 लिखा गया है, 1780 ईस्वी में निकाला था। आपको पता होगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा कहलाता है? जेम्स हिक्की की द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा निकाला गया पत्रिका है, जो कि 1780 ईस्वी में निकाला गया था। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। द बंगाल गजट कब निकला था? 1780 ईस्वी में। किसने निकाला था? जेम्स हिक्की ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे इंडिया गजट 1780 ईस्वी में निकलने वाला दूसरा भारतीय पत्र था। तो देखिए, बंगाल गजट पहला पत्र था, बंगाल गजट भारत में निकलने वाला पहला पत्रिका था, और इंडिया गजट दूसरा पत्रिका था, जो कि 1780 में ये भी निकला था। 1780 ईस्वी में ही इंडिया गजट भी निकला था, और बंगाल गजट जो कि 1780 में निकला था, और वो पहला भारतीय पत्रिका था, और इंडिया गजट दूसरी भारतीय पत्रिका था, जो कि 1780 में निकला था। ठीक है, आगे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकाफ को, ये सवाल कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा भी। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, और मैंने भी पीछे बताया है। ठीक है, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन एक गवर्नर थे, उन्होंने जो है कि एक प्रेस एक्ट लगाया था, मतलब जो भी छपाई करेगा, जो भी अखबार वगैरह पत्रिका वगैरह निकालेगा, उसका कोई कानून होगा, कानून के अंडर ही रहकर वह कोई भी पत्र निकाल सकता है। खासकर तो हमारे भारतीयों को उस समय में पत्र पत्रिका निकालने का पूरे अच्छे तरीके से आज़ादी नहीं थी। तो उसी तरीके से जब जो है कि ये सर चार्ल्स मेटकाफ जब आए थे हमारे भारत में, तो उन्होंने जो है कि भारतीय प्रेस को, मतलब जो भी यहाँ पर प्रेस का काम करते थे हमारे भारत में भारतीय लोग, तो उसे ज़रा सा भी थोड़ा सा उसे मदद दिया गया कि ठीक है, आप लोग जो है कि कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आप पत्रिका निकाल सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मतलब कि जरा सा चैन देने वाला, जरा सा उसको जो है कि आराम देने वाला, जरा सा उसे मुक्ति देने वाला, तो कौन थे? तो सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे है 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी तथा 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल पत्र के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा 1821 ईस्वी में, ऐसे अगर सवाल नहीं पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा कि संवाद कौमुदी किस भाषा में छपा हुआ पत्र था? तो बांग्ला भाषा में। संवाद कौमुदी किस भाषा में छपता था? बांग्ला भाषा में। कब से शुरू हुआ है? 1881 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। ठीक है, फिर दूसरा मैंने लिखा है 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में। कौन सा? मिरातुल। 1822 ईस्वी में मिरातुल पत्र के संस्थापक भी राजा राममोहन राय थे। यह किस भाषा में थे? फारसी भाषा में थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है इंडियन मिरर पत्र के संस्थापक सुरेंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन मिरर पत्र के संस्थापक सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे, जो कि लंदन में छपाया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इंडियन मिरर पत्र के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। कहाँ पर छपाया था? लंदन में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में सोम प्रकाश, जो कि बांग्ला भाषा में था,
साप्ताहिक पत्र मतलब सप्ताह में एक बार निकलने वाला पत्र की स्थापना की थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सोम प्रकाश पत्रिका के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका कब से निकालना शुरू किया? 1858 ईस्वी से। ठीक है, 1858 ईस्वी से। और किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक है, क्या यह साप्ताहिक पत्र था या दैनिक था या मासिक था? तो साप्ताहिक था, मतलब कि सप्ताह में एक बार निकाला जाता था। ठीक है, आगे 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला भाषा में छपता था, उसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी और अंग्रेजी भाषा में छपना शुरू कर दिया। अंग्रेजी भाषा में छपना शुरू कर दिया। देखिए, हम बोले ना अभी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जो इस कानून के अनुसार जो है कि कोई भी भारतीय लोग समाचार पत्र मतलब अखबार वगैरह, पत्रिका वगैरह नहीं निकाल सकता था। ठीक है, तो उससे बचने के और खासकर अंग्रेजी भाषा को छोड़कर किसी भी भाषा में नहीं निकाल सकता था, जैसे कि बांग्ला भाषा, जैसे कि मराठी भाषा, मतलब भारत का किसी भी भाषा में, भारत की किसी भी स्थानीय भाषा में पत्रिका नहीं निकाल सकता था, ताकि इससे जो है कि ये होता था, उसका ये कहना था अंग्रेज़ों का कि आप जो है कि अपने भाषा में भारत के लोगों को समझा दीजिएगा, मतलब कुछ बता दीजिएगा कि अंग्रेज़ लोग आज हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ऐसा कानून लागू किया, वैसा किया, तो भारत के लोग तो समझ जाएंगे, तो वो उस वहाँ पर हमारी थू होगी और हमें भगाने का यहाँ से वो लोग आंदोलन करना शुरू कर देगा। इसी कारण से जो भी पत्रिका छपे वो अंग्रेजी भाषा में छपे ताकि आम लोग भारत में समझ ना सके। तो इसी कारण से 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, मतलब उस पर मुकदमा चलने वाला था, तो एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला भाषा में छपता था। बांग्ला भाषा तो भारतीय भाषा हुआ, बांग्ला भाषा हुआ, वो भारतीय भाषा हुआ, तो उसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी और अंग्रेजी में छपाना शुरू कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा पत्रिका था, कौन सा ऐसा पत्र या कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका था। ठीक है, आगे हिंदुस्तान रिव्यू, एक पत्रिका है हिंदुस्तान रिव्यू, जो कि अंग्रेजी भाषा में मासिक पत्र था। मासिक मतलब महीने में एक बार निकलता था। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपको सवाल पूछा जाएगा, हिंदुस्तान रिव्यू नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब से निकालना शुरू किया? 1899 ईस्वी से निकालना शुरू किया। ठीक है, और यह मासिक पत्रिका था, ना कि दैनिक, ना ही वार्षिक। ठीक है, मासिक पत्रिका मतलब महीने में एक बार निकलने वाला। आगे अंग्रेजी में मराठा और मराठी भाषा में केसरी पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। शायद ये पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा शायद। तो एक समाचार पत्र है, उसका नाम है मराठा। सॉरी, ऊपर से गोजा चले गया, आप ध्यान दीजिएगा। तो अंग्रेजी भाषा में एक पत्र छपता था जिसका नाम था मराठा, और एक मराठी भाषा में छपता था, उसका नाम था केसरी। ये दोनों पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा अंग्रेजी और मराठी भाषा में केसरी। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में, दोनों के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखिएगा, बने रहिए, आप वीडियो में बने रहिए। और ज़रा सा रह गया है, इसको भी मैं आपके सामने बता ही दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका, जो कि 1919 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका किसने निकाला? 1919 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। ठीक है, एक पत्र मैंने लिखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल हिलाल और अल बलाग, ये दोनों पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग उर्दू में भी ज़रूर पढ़े होंगे। तो अल हिलाल और अल बलाग नामक पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाला था। याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बलाग ये दो पत्रिका है, दोनों को निकालने वाला कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। आगे गदर की स्थापना, ये तो मैंने पहले भी बताया होगा कि गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने मिलकर की थी। ये शायद मैंने पहले बताया, तो वही मैंने अभी भी यहाँ पर लिखा है कि गदर की स्थापना गदर भी एक पत्रिका था। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किसने? लाला हरदयाल और एक आदमी थे सोहन सिंह भाखना, इन दोनों ने मिलकर इस पत्रिका का
स्थापना किया था। ठीक है, आगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। मतलब कि लोकतंत्र के कानून में हमारे भारत में कौन सा कब क्या हो रहा है, कब क्या होता है, नहीं होता है। जैसे कोई कानून पेश होता है, मतलब कोई कानून बनता है सदन में, लोक भवन में, सदन भवन में, तो वहाँ पर से हमको इसकी जानकारी कैसे मिलती है कि आज ये कानून बना, आज उस कानून पर मुहर लगा। तो हमको प्रेस के द्वारा ये बात पता चलता है, अखबार के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा ये बात पता चलता है। ठीक है, आगे छापाखाना का आविष्कार आग, पहिया और लिपि की तरह है। छापाखाना का आविष्कार किसकी तरह है? आग, पहिया और लिपि की तरह। आपका सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से किसका आविष्कार आग, पहिया और लिपि की तरह है? तो छापाखाना का आविष्कार आग, पहिया और लिपि की तरह है। ठीक है, आगे कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। ये तो मैंने पीछे भी बताया है शायद कि कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, आगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन। ये तो मैंने अभी बताया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना? 1878 ईस्वी में। किसने? लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने। आगे हरिजन नामक पत्रिका किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। हरिजन नामक पत्रिका किसने निकाला? महात्मा गांधी ने निकाला। ठीक है, आगे है स्टेटसमैन समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा पत्रिका जो था वो उदार विचारों का पोषक था? तो स्टेटसमैन, एक स्टेटसमैन नामक पत्रिका था, समाचार पत्र था, जो कि उदार विचारों के पोषक थे। आगे बेलनाकार प्रेस एक्ट 19वीं सदी में रिचर्ड एम हो ने निकाला था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बेलनाकार प्रेस की स्थापना किसने की? तो 19वीं सदी में रिचर्ड एम हो ने लाया था। ठीक है, आगे 95 स्थापना है, ये एक शायद किताब का नाम है, 95 स्थापना। ठीक है, 95 मतलब 95 जिसको बोलते हैं हम लोग, 95। तो 95 स्थापना है 1577 ईस्वी में। किसने निकाला था, किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने इसकी स्थापना की थी। 95 स्थापनाएँ की स्थापना किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। कब की थी? 1577 ईस्वी में। तो बच्चों आपने देखा कि ये था चैप्टर 8 और मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने चैप्टर 7 को पूरा किया था और ये चैप्टर 8 था, अध्याय 8 था, सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 7 और 8 को मैंने इसी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और बच्चों ये जो है कि इतिहास का अंतिम था, लास्ट चैप्टर था। इसके बाद कोई भी इतिहास का कोई भी चैप्टर नहीं बचा। अब शुरू करेंगे तो ज्योग्राफी या तो पॉलिटिकल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और जितना मैंने इसमें बताया उतना अगर कर जाते हैं, अच्छे तरीके से याद करके जाते हैं, तो जो है कि इसी सारे सवाल से जो है कि आपका 2 नंबर वाला जो सवाल पूछता है, अति लघु प्रश्न और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों आपकी जो है कि इसी से मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आप जो है कि ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करिएगा। अगर लाइक आपको करने की मन करे तो ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए आपको बाय बाय कह रहे हैं और आप जो है कि अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा समय बचा नहीं आपके पास, 6-7 महीने बचे हैं, इसमें जो है कि आप अच्छे तरीके से पढ़कर जो है कि अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिए।